So electric field lines are the open curves along which a freely placed test charge will have a tendency to move in an electric field. ये है electric field lines जो हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़े थे। क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे? सबसे पहली बात क्या पढ़ी थी? ओपन कर्व होते हैं। ओपन कर्व मीन्स जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, then that tangent drawn at a point on the electric field line represents the direction of electric field at that point. तो दूसरी बात क्या याद रखनी है? tangent drawn at a point on electric field line represents direction of electric field. और क्या बात थी? No two electric field lines can intersect each other. No two electric field lines. ऐसा क्यों बोला गया? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम देखें तो वहां पर एक ही पॉइंट पर दोनों कर्व लाइंस के लिए दो टेंजेंट बन जाएंगे। दो टेंजेंट बन जाने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे। जैसे पिछले पॉइंट में ही बोला गया कि टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन बन जाएंगे। तो दो डायरेक्शन बन जाने का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हुए। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मींस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि रिलेटिव क्लोजनेस between two electric field lines represents what? It represents the strength of electric field. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्लोजनेस ज्यादा है, देन इट विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर उनके बीच में गैप ज्यादा है यानी रिलेटिव क्लोजनेस है कम, तो उस जगह पर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम भी कल बताया था। और एक बात क्या बताई थी? क्लोजनेस वाली बात हो गई। और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम थोड़ा और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। पैरेलल बनाएंगे लाइंस को। पैरेलल बनाने से क्या मतलब होगा कि डायरेक्शन सेम है, और डिस्टेंस इक्वल होने से क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव क्लोजनेस सेम है। देखें ऊपर जो पॉइंट्स बताया गया था, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला? नंबर 4। रिलेटिव क्लोजनेस से पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या है, और एरो यानी जो डायरेक्शन बनाया है उससे मालूम चलता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 3 पॉइंट हमने ले लिए ए बी सी, तो ए बी और सी तीनों जगहों पर अगर देखें तो क्या पता चलता है कि ए पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही बी के आसपास है, वही सी के आसपास है। और अगर क्लोजनेस बिटवीन द लाइंस देखें तो ए जहां पर है, बी जहां पर है और सी जहां पर है, सभी जगह इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है। इट मींस कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। देयरफॉर पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट what? They represent uniform electric field, because electric field is a vector quantity. तो यूनिफॉर्म मतलब हुआ कि सेम वैल्यू सब जगह होनी चाहिए। तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी में हम सेम की बात करते हैं, जैसे बोलते थे ना 11th क्लास में पढ़ा था, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इट मींस व्हाट? इट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तभी उनको इक्वल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है
कि लाइंस के बीच का गैप से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा और एरो से पता चलेगा डायरेक्शन। तो इट मींस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, यानी कि ए बी सी तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही डिफरेंट अगर हो गए तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे कि सपोज हमने एक ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम ऐसे बनाया हमने, सपोज ये हमने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब देखें कि इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है या नहीं है। मान लो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ ए, और यहाँ ले लिया बी, और यहाँ ले लिया सी। तो अगर हम ए बी सी तीनों पॉइंट्स पर देखें तो डायरेक्शन तो तुम्हें एक जैसे ही दिखाई देगी। ए पर डायरेक्शन ऐसे होगी, बी पर डायरेक्शन ऐसे होगी और सी पर डायरेक्शन ऐसे होगी। तो डायरेक्शन सबकी अलग अलग दिखाई देगी, सब जगह डायरेक्शन अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन लाइंस के बीच का गैप देखें तो जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें दिखाई देगा ए वाली स्पेस में, यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। यानी कि ई ए, ई बी and EC all have same magnitude but their directions are different। उनके डायरेक्शन देखो, ए बी सी तीनों पॉइंट्स पर डायरेक्शन तीनों के लिए डिफरेंट है। इट मींस ई ए, ई बी, ई सी तीनों ही बराबर नहीं है। देखो जब हम वेक्टर लगा देंगे तो वेक्टर लगा देने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो। सो इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो देन वी सी फ्रॉम द डायग्राम that their directions are not the same, their directions are different। Magnitude may be same because magnitude is represented by the spacing between the lines। तो EA, EB, EC के magnitude same है but direction same नहीं है। It means EA vector is not equal to EB vector is not equal to EC vector। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और भी तरह से बनाया जा सकता है। कैसे डायग्राम में बनाएंगे? और भी तरह से बना सकते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल था हमारा कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। अब अगर कोई बोले कि ऐसा डायग्राम बनाओ कि जिसमें डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो उसको कैसे बनाएंगे? ये वाला भी कल बताया था, अभी फिर से बता देते हैं एक बार। मान लो ऐसे बनाया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पर एक ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर ध्यान से देखें तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप यानी कि स्पेसिंग बिटवीन देम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक जगह यहाँ ले लिया पॉइंट ए, यहाँ पर ले लिया हमने बी और यहाँ पर ले लिया सी। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है? स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। अगर इस रीजन में देखें, इस रीजन में देखें और इस रीजन में देखें, इन तीनों रीजन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि भले ही डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो भी EA वेक्टर इज नॉट इक्वल टू EB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू EC वेक्टर। सो ये जो दो डायग्राम है, एक ये वाला और एक ये वाला, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हें दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। ये क्वेश्चन बार बार आएगा तुम्हारे सामने। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। और नॉन यूनिफॉर्म में
कुछ भी हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है कि डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही अलग अलग हो। तो दोनों ही अलग अलग हो वाला डायग्राम समझ ही जाओगे कैसा बनेगा, इसमें डायरेक्शन भी अलग होगी और मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। ठीक है, तो वैसा वाला अपने आप से बनाना और फिर हमको कल दिखाना, वीडियो में देखेंगे, सबसे पूछेंगे दिखाओ जरा, तो सब लोग अपनी कॉपी उठा के दिखाएंगे कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट हो, ऐसा वाला बना करके दिखाना है। ठीक है, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज। और हमने कल बोला था कि और प्रॉपर्टीज भी बुक से पढ़ना और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी ने पढ़ा हो तो जरा बताए और क्या प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। अभी तुम बताओगे तो अभी हम डिस्कशन कर देंगे, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम प्रॉपर्टी बता दो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी जो डिस्कशन हुआ इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी अगर किसी ने पढ़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो वो बताए कि क्या पढ़ा है। एनीबॉडी, any other property of electric field lines other than these? किसी को याद है? कोई नहीं बोल रहा है, इट मीन्स किसी ने पढ़ा ही नहीं, इतना यहाँ बता दिया गया बस उतना ही पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, चलो मत बोलो, कोई बात नहीं, फिर हम भी नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आया था मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बाद। मतलब फील्ड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को पहले रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से, जैसे अभी लाइंस बना करके किया। फिर से अपनी बात रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कब आया? मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बाद। और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली डेवलप क्यों करना पड़ा, किसने किया? तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया फैराडे ने, माइकल फैराडे। बहुत ही फेमस नाम है, तुमने सुना होगा पहले भी, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तुमने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स। माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, याद है किसी को? माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? अच्छा, किस चीज से रिलेटेड थे ये बताओ। माइकल फैराडे's experiments were related to which field of physics? किस चीज से रिलेटेड थे माइकल फैराडे के कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंट्स? हाँ, ये चैट में किसी ने भेजा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ, ये एक प्रॉपर्टी है, इसका डिस्कशन लेकिन इस पॉइंट पर नहीं हो सकता, ये सही बताया, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, ध्यान दें हमारा जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये भेजा है चैट में, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस from to a charge is directly proportional to magnitude of charge। हाँ, ये वाली इन्होंने जो प्रॉपर्टी बताई है ये एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इन्होंने जो लिखा है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस from a charge is directly proportional to magnitude of charge। मतलब कहने का है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतने ही ज्यादा वहां पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम एक तरह से ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी जो बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतने ही ज्यादा होंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर चार्ज पार्टिकल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो दोनों एक ही बात है, देखो बताते हैं कैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आता था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। और E प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी होता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो देखो इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा, और इस चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, जैसे कल हम लोग बना रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर हम बनाए जैसे कल बनाए थे उसी तरह से ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो अभी जो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उससे अगर कंपेयर करें तो पता चल जाएगा कि ये दोनों ही बातें सही हैं। देखो कैसे कंपैरिजन होगा। पहली बात, E इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा जितना यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक यहाँ पर चार्ज होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये चैट में कंटिन्यूअस मैसेज भेजोगे तो हमको इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा बोल कर बता दो, ठीक है। और ये हमने देख लिया है, एक नजर देख ली है जो चैट में तुम लोग मैसेज कर रहे हो, बट ये पॉइंट्स सिमेट्रिक अबाउट, ठीक है, ये पॉइंट्स एक्चुअली जो डिस्कशन हुआ है उसी में से डिराइव हुए हैं, ठीक है। कैसे हुए हैं ये तुम बुक से पढ़ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इनमें कुछ भी नई बात नहीं है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं बातों को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, मतलब उन्हीं बातों से डिराइव्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ ये वाली बात जो है ये रह गई थी हमारे डिस्कशन में, तो ये जिसने भी याद दिलाया उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी उतना ही ज्यादा दिखाया जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल ये रखा है और एक दूसरा किसी ने ले लिया, मान लो कि ऐसे ही एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया और यहाँ पर सपोज चार्ज है Q और मान लो यहाँ पर चार्ज है +2Q। तो अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी डबल दिखाई जाएगी, पहले जो फर्स्ट वाले केस में उससे ज्यादा डेंसिटी दिखाएंगे, क्योंकि अब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया है, तो इससे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करे जाएंगे। अभी ये तो उतने ही हुए, इससे डबल बनाना है तो और फील्ड लाइंस बना दो, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी ज्यादा दिखाया जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल बढ़ने से स्ट्रेंथ घट जाती है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में, अगर इस रीजन में देखा जाए, इस रीजन में, और मान लो देखा जाए इस रीजन में, तो क्लियरली पता चल रहा है ये मान लो रीजन 1 R1 और ये रीजन 2 R2। तो कौन से वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ये डायग्राम से और फार्मूला से दोनों से पता चल जाएगा। जैसे ये फार्मूला है E is proportional to 1/r² आ रहा है, 1/r² मीन्स चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है मान लो R1 और ये वाली डिस्टेंस है मान लो R2। तो फिर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली E1 विल बी ग्रेटर देन E2 बिकॉज R1 इज लेस देन R2। तो E1 यानी कि रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ये हमने फार्मूला से पता किया। और अगर डायग्राम से पता करना है तो डायग्राम में भी क्लियरली पता चल रहा है। R1 रीजन में देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, और यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक। इट मींस R1 में फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और R2 में फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है।
तो फील्ड लाइंस की मदद से भी पता चल रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो डायरेक्टली मालूम चल जा रहा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम। ठीक है।